बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे और टॉपिक इज़ डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। हमने ये भी देख लिया है कि डीएनए एज अ हेटेरोजेनियस मटेरियल है। फिर हमने डीएनए की केमिकल नेचर को स्टडी कर लिया, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। आज हमने ये देखना है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, रेप्लिका कैसे बनता है, इसकी कॉपीज़ कैसे बनती हैं। क्योंकि डीएनए हमने कहा एज अ हेरिडिटरी मटेरियल मीन कि वो पेरेंट से किधर जाएगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा मीन कि एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो अब ये तो नहीं है कि पेरेंट के अंदर से सारा जीन डीएनए निकल के वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाएगा। तो फिर जो पेरेंट है उनके अंदर बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो कॉपीज़ बनती हैं। कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपके पास ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, पेरेंट का डीएनए है, तो अब इसकी क्या बनेंगी, कॉपीज़ बनेंगी। कॉपीज़ से फिर क्या होगा कि पेरेंट से वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा। अब ये जो कॉपी बनने का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए की कॉपीज़ बनेगी तो इस वजह से हमसे क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल आए। ठीक है, एक मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक है कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर हमने इस मॉडल के कौन सा मॉडल सही है, फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट करना है, मेंशन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। उससे हमें पता चलेगा कि आया कौन सा मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो पहला मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या है, ये आपके पास पेरेंट स्ट्रैंड है। ठीक है, मीन के पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए में क्या होगा कि जब इसकी कॉपीज़ बनेगी तो ये आपस में क्या होता है, अनजिप होता है, खुलेगा। मीन के आपके पास अगर ये पेरेंट डीएनए तो पहले इसकी क्या होगी, ये अनजिप होगा लाइक दिस। ठीक है, अनजिप हुआ, खुला। अब इसकी क्या बनेगी, कॉपीज़ बनेगी। तो जो ब्लू कलर का है ये पेरेंट है और जो रेड कलर का है ये न्यू डॉटर स्टैंड होगा। तो पहले क्या हुआ, पेरेंट स्टैंड अनजिप हुआ, मीन के उसकी अलग अलग बनी, फिर वो एक्ट किया एज अ टेम्पलेट, फिर उसकी कॉपी बनी। तो जो नया स्टैंड है वो बना न्यू, ये न्यू स्टैंड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक जो नया डीएनए बना उसमें एक पेरेंट का स्टैंड है, मीन के ओल्ड स्टैंड है, और एक न्यू स्टैंड है। ठीक है, इसी तरह एक पेरेंट स्टैंड है, एक न्यू स्टैंड है। तो इसे हम क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कि एक पेरेंट स्टैंड जो ओल्ड स्टैंड है वो कंजर्व रहा अगले डीएनए में। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में ये आपके पास पेरेंट डीएनए है या पेरेंट स्टैंड है। अब इसमें क्या हुआ, जब नए डीएनए बना तो उसमें क्या हुआ कि एक पूरे का पूरा पेरेंट वाला ही हुआ और एक पूरे का पूरा क्या हो गया, न्यू स्टैंड बना। इसी तरह हम बात करते हैं डिस्पर्सिव मॉडल की। तो डिस्पर्सिव मॉडल में क्या हुआ कि डिस्पर्स हो गया, टूट गया। ठीक है, डिस्पर्सिव का मतलब क्या है, डिस्पर्स होना, टूट जाना। तो इसके जो डीएनए पेरेंट का डीएनए था उसमें क्या बन गया, फ्रैगमेंट बन गए, वो टूट गया, इस तरह टूट गया। जब वो टूटा तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड यूज़ किया हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, अब ये क्या हुआ, टूट गया, जो पेरेंट डीएनए था वो टूट गया। अब जब वो टूटा तो नया डीएनए क्या बना, इनके साथ बना। अब ये मतलब अब इसकी कॉपी बनी तो क्या हुआ, आधा नया बना, आधा पुराना, आधा नया, आधा पुराना। तो इस वजह से हमने कहा ये क्या है, डिस्पर्सिव मॉडल है। जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा पीस आपके पास न्यू का है, फिर पीस आगे ओल्ड का है, फिर थोड़ा सा पीस जो है वो न्यू का है, फिर ओल्ड का है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास पहले ओल्ड था, ओल्ड में क्योंकि फ्रैगमेंट ये फ्रैगमेंट था। ठीक है, अब इसी के साथ आगे नए की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू होगी। फिर इसी तरह ये भी आगे ओल्ड फ्रैगमेंट पड़ा हुआ था, इसके साथ नए की न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू होगी। तो इस तरह से डिस्पर्सिव मॉडल्स बना। फिर हम नेक्स्ट करते हैं मेंशन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को। उससे देखते हैं कि आया कौन सा मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है, आया कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव है। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। जब हम मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि कौन सा मॉडल जो एक्सेप्टेबल होगा, वो इस मॉडल से हमें पता चला। जैसे 4 चीज़ों को यूज़ किया, बैक्टीरिया को यूज़ किया जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया था, और इससे नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स को यूज़ किया, हैवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन N15 जो कि नेचर में रेयरली प्रेजेंट होता है, और लाइटर आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, N14। ठीक है, और चौथी चीज़ यूज़ की सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या करता है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट को क्रिएट करेगा। डेंसिटी ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प कैसे करेगा। अब ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, अगर हम ग्रेडियंट की बात करें कि चीज़ एक साइड पे लो अमाउंट में प्रेजेंट होगी और दूसरी साइड में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब डेंसिटी है क्या, डेंसिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी वॉल्यूम में अमाउंट कितनी है मैटर की, उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। कि आया वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, या उसका साइज़ कम है या ज़्यादा है, जो भी है। तो इस तरह सीजियम क्लोराइड क्या करेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करेगा या क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं।
तो इसने क्या किया, इसने 2 मीडियम तैयार किए। एक वो वाला मीडियम तैयार किया जिसमें N15 डाला, और एक वो वाला मीडियम तैयार किया जिसमें इसने N14 डाला। तो इसने क्या, बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद ये आपके पास आ गया बैक्टीरियल डीएनए। अब इसने नाइट्रोजन को यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से, नाइट्रोजनस बेस से और राइबोस शुगर से। अब नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन को इसलिए यूज़ किया ताकि इसके डीएनए में नाइट्रोजन जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए, शामिल हो जाए। तो बैक्टीरियल डीएनए में नाइट्रोजन जो है N15 वो शामिल होगी, इनकॉर्पोरेट होगी। फिर हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने सीजियम क्लोराइड की ट्यूब में डाला ताकि डीएनए जो है वो सीजियम क्लोराइड उसको डिसॉल्व कर ले। सीजियम क्लोराइड ने डीएनए को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद हमने फिर इस ट्यूब को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवाया, ठीक है, मीन के हाई स्पिन पे इसको घुमाया। घुमाने के बाद फिर हमने इसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी सीजियम क्लोराइड क्या करेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। अब डेंसिटी ग्रेडियंट से क्या हुआ कि जो हमें बैंड मिला, मीन के जो हमें डीएनए का स्ट्रैंड मिला, बैंड मिला, वो कहाँ पे मिला, वो हमें बॉटम में मिला, मीन के क्योंकि हमने बोला N15 जो है वो हैवी आइसोटॉप्स है। तो हैवी आइसोटॉप जो हैवी चीज़ें जो थी वो कहाँ पे बैठेंगी, बॉटम में, नीचे बैठ जाएंगी। तो ये जो हमें बैंड मिला वो नीचे मिला, ठीक है। फिर इसके बाद इसी बैक्टीरिया को N14 मीडियम में ग्रो करवाया। तो फिर इस बैक्टीरियल डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन गया, N14 वाला गया। फिर हमने इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सीजियम क्लोराइड की ट्यूब में डाला। सीजियम क्लोराइड ने डीएनए को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद फिर हमने इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बाद फिर हमने उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। तो फिर जो हमें डीएनए का बैंड मिला वो हमें, क्योंकि N14 था तो ये लाइटर आइसोटॉप था, लाइटर नाइट्रोजन थी, तो इस वजह से हमें इसको जो बैंड मिला वो हमें ट्यूब के ऊपर मिला, ठीक है। पहले हमें बॉटम में मिला, लेकिन अब हमें कहाँ मिला, टॉप पे मिला, क्योंकि ये लाइटर था। अब डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, मीन के ये चीज़ें हल्की थी वो ऊपर आ गई। फिर हमने क्या किया, इस N15 वाले बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाया N14 में, ठीक है। N15 वाले बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाया N14 में। अब क्या हुआ, फिर बैक्टीरियल सेल से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने सीजियम क्लोराइड में डाला, उसने डीएनए को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद भी हमने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवाया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के बाद जो हमें बैंड मिला वो दरमियान में मिला, ठीक है। अब हमें जो बैंड मिला वो दरमियान में मिला, क्यों, क्योंकि ये अब हाइब्रिड डीएनए बन चुका था। N14 वाला भी इसके अंदर आ चुका था और N15 भी नाइट्रोजन इसके अंदर आ चुका था। तो दोनों बैंड हमें, जो बैंड मतलब दोनों नाइट्रोजन थे वो इनकॉर्पोरेट करके थे बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। तो फिर हमें जो बैंड मिला वो कहाँ मिला, वो दरमियान में मिला, क्योंकि अब ये ना तो हैवी था ना तो लाइट था, दरमियाना था, तो ये दरमियान में आ गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने N15 वाले बैक्टीरिया को N14 मीडियम में 20 मिनट्स के लिए रखा, क्योंकि जो बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल होता है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो जो F1 जनरेशन आई, क्योंकि ये हमारे पास जो F1 जनरेशन आई उसमें क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड न्यू बना और एक स्ट्रैंड ओल्ड का था, ठीक है, एक स्ट्रैंड ओल्ड एक स्ट्रैंड न्यू। तो इससे फिर हमें जो बैंड मिला वो ये वाला मिला, हाइब्रिड डीएनए मिल गया, क्लियर। इसके बाद फिर हमने F1 जनरेशन से F2 जनरेशन ली, ठीक है। F1 जनरेशन से F2 जनरेशन ली, मीन के अब हमने क्या किया, उसको 40 मिनट के लिए रख दिया। समझ आई कि अब हमने क्या किया, बैक्टीरिया को 40 मिनट के लिए रख दिया, F2 जनरेशन ली। तो जब ये वाला डीएनए स्ट्रैंड अनजिप होगा, जब इसकी एप्लीकेशन होगी, तो एक रेड वाला मीन के N15 और एक ब्लू वाला N14, फिर इसकी कॉपी बनेगी, फिर इसकी कॉपी बनेगी। अब क्या हुआ, इसमें N15 था तो N14 की बनी, और इसमें N14 था तो दोनों N14 की बनी। जब हमने फिर इसको सीजियम क्लोराइड ट्यूब में डाला, ठीक है, उसने डिसॉल्व किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, करने के बाद जब हमने सेटल डाउन होने के लिए, तो हमें 2 बैंड मिले। एक बैंड वो मिला जो दरमियान में सेटल हुआ, ठीक है, एक बैंड हमें टॉप में मिला। अब जो टॉप वाला मिला उसमें क्या था, लाइटर नाइट्रोजन थी, N14 थी, और जो दरमियान में मिला वो क्या था, वो हाइब्रिड था, मीन के एक स्ट्रैंड क्या था, N14 वाला था, और एक स्ट्रैंड कौन सा था, N15 वाला। तो इससे प्रूव ये हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है।
तो मेसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में ने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है वो किस मॉडल के थ्रू करता है, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू करता है। मीन के उसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू बनता है। तो ऐसे मॉडल को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था या डीएनए जो रेप्लिकेशन करता है वो किस मॉडल के थ्रू करता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।